Hello, intelligent people. Welcome to the channel Insight Education Hub. I'm up here with an economics series for the first year students of Bachelor's of Arts. तो जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी तो ड्यू टू सम रीजंस मैं अपनी रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई थी कॉलेज से. तो आई स्क्रोल्ड अप यूट्यूब टू फाइंड अ वन स्टॉप solution for the economic section. I did found videos, but they were scattered across topics. There was no one-stop solution for the entire book I could prefer. So to help my juniors, I'm up here with a economic series for entire first year syllabus. So basically, this series would be helpful for Maharshi Dayanand University, Rohtak, Chaudhary Bansilal University, Bhiwani, Kurukshetra University, and maybe other universities as well. So we'll start with the second chapter because the first chapter is actually not included in the syllabus of MDU. If you people want, you can let me know in the comment section. तो फिर उसके बाद हम सेमेस्टर 1 का कंप्लीट सिलेबस पूरा करने के बाद फर्स्ट चैप्टर पे एक छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं. द फर्स्ट चैप्टर इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. इज़ जस्ट रिलेटेड टू सम बेसिक कंसेप्ट. अगर आपने 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो इट इज़ नॉट अ ग्रेट डील फॉर यू. इन फैक्ट द एंटायर बुक इज़ नॉट अ ग्रेट डील फॉर यू. कम्प्लीटली 11th-12th का ही ऑलमोस्ट सिलेबस है. इट्स जस्ट मोर डिटेलाइज्ड. So without wasting any more time, let's start with our video. So basically the second chapter names the economic problems, scarcity and choice. So understanding the heading basically of the chapter, what basically scarcity means. Scarcity होता है किसी चीज़ की कमी होना. आप इमेजिन करो कि आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान हो, लेकिन फिर भी आप अपने सारे डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑन दिस प्लानट and no individual can actually escape this problem of scarcity. In other words, हम कह सकते हैं resources available for the satisfaction of our wants are less than the resources available for the satisfaction of our wants. मतलब जो resources available हैं वो हमारी required resources से कम है. फिर आगे हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट हेडिंग रीड्स आउट स्कार्सिटी इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट. तो स्कार्सिटी एक इंडिविजुअल कंसेप्ट नहीं है. स्कार्सिटी राइजेज आउट ऑफ चॉइस एंड डिमांड्स और वांट्स. अगर हम किसी चीज़ को डिमांड करते हैं उसी के बेसिस पे स्कार्सिटी डेवलप होती है या एमर्ज होती है. It is always studied with a reference to our unlimited wants while the means of the resources are limited. क्योंकि हम हमेशा और मतलब ज़्यादा इट्स ह्यूमन नेचर. मतलब अगर हमें कुछ मिल जाता है तो वी यर्न ऑफ सम गेटिंग समथिंग इवन बेटर देन दैट. तो हमारी डिमांड्स कभी पूरी नहीं होती. तो इसलिए स्कार्सिटी जो एमर्ज होती है प्रॉब्लम, वो अनलिमिटेड वांट्स के कारण एमर्ज होती है. देर आर 3 डायमेंशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम. 3 डायमेंशंस कौन सी हैं? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. अब इफ़ डिटेलिंग दीज पर्टिकुलर हेडिंग्स वी कैन से एक एग्जाम्पल से समझते हैं तीनों को. तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अगर कोई इंसान है, ही डज़ नॉट ओन अ व्हीकल, उसके पास कोई व्हीकल नहीं है. अब वो सोचेगा कि काश मेरे पास एक साइकिल होती. जब उसके पास एक साइकिल आ जाएगी तो वो सोचेगा काश मेरे पास एक स्कूटी हो या एक बाइक हो. व्हेन ही मैनेज टू गेट दैट स्कूटी और बाइक, तो फिर वो सोचेगा काश मेरे पास एक घर हो. अगर वो एक घर मैनेज कर लेगा लेना तो वो सोचेगा काश मेरे पास एक गाड़ी भी हो. गाड़ी ले लेगा तो वो सोचेगा काश इससे बड़ा वाला मॉडल हो. तो मतलब बेसिकली इंसान की जो सेटिस्फैक्शन है वो कभी भी मतलब इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता. वो कुछ टाइम के लिए किसी चीज़ से सेटिस्फाई होता है. उसको एक यूटिलिटी किसी चीज़ से कुछ लिमिटेड टाइम तक ही मिलती है. उसके बाद उसकी यूटिलिटी डिक्लाइन होती चली जाती है. अब सेकेंड टॉपिक हम क्या कहते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज. अब हमें पता है यूएसए इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी यूएसए का हर एक इंसान अपनी हर एक डिमांड को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड ही है. अगर हम माने, इट्स नॉट, मैं ट्रू नंबर्स पे नहीं जा रही, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर प्लैटिनम 20 kgs अवेलेबल है, तो अगर पॉपुलेशन 50 से 60 हो जाएगी तो वो 20 kgs ऑफ गोल्ड, 40 kgs ऑफ गोल्ड तो नहीं हो जाएगा ना. रिसोर्सेज वुड बी लिमिटेड ओनली. रिसोर्सेज जितनी हैं वो उतनी ही रहेंगी. विद द लेवल ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन देयर विल बी नो इंक्रीज इन रिसोर्सेज.
तो इसलिए ही जो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम होती है वो राइज होती है। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है हमारी, ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर आप एक और एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ यू हैव 2 liters ऑफ मिल्क, अब मिल्क हैज़ मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल यूजेस। हम मिल्क से खीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, बटर मिल्क बना सकते हैं, रसगुल्ले बना सकते हैं, उसको रॉ पी सकते हैं, उसको गर्म करके पी सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम उससे। बहुत मतलब मल्टीपल यूजेस हैं उसके। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन अस, हम अपनी सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब कि हम उस चीज़ को किस यूज़ में डालें जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उस हिसाब से हम उस लिमिटेड रिसोर्स दैट इज़ 2 liters ऑफ मिल्क उससे अपनी सेटिस्फैक्शन को अचीव कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी कॉजेज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर हम अपना यही मिल्क वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं तो वील अंडरस्टैंड कि हमने उस मिल्क को किसी, हमारे पास उस मिल्क के मल्टीपल यूजेस थे, लेकिन हम उस वो रिसोर्स जो है हमारे पास, मिल्क जो है वो लिमिटेड है, इसलिए हमें चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो फिर मैं उसको उस चीज़ में पुट कर दूंगी। मतलब अगर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल्क से पनीर बनाने में मिल रहा है तो मैं मिल्क से पनीर बना लूँगी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अभी जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है कि हमें क्या करना है, स्कार्सिटी से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब पहला व्हाट टू प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ेगा, कंज्यूमर गुड्स बनाए, ड्यूरेबल गुड्स बनाए, इंटरमीडिएट गुड्स बनाए, या फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करे या कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज़ करे। लेबर इंटेंसिव जिसमें लेबर की ज़्यादा यूसेज होती है प्रोडक्शन के टाइम पे, और कैपिटल इंटेंसिव जिसमें कैपिटल की ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन होती है वाइल प्रोडक्शन प्रोसेस। थर्ड क्वेश्चन आता है कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए आखिरकार मैं प्रोड्यूस करूँ। मैं एक इंडिविजुअल के लिए प्रोड्यूस करूँ, हाउस होल्ड्स के लिए प्रोड्यूस करूँ, गवर्नमेंट के लिए प्रोड्यूस करूँ, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करूँ, या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करूँ। तो दिस इज़ द थर्ड प्रॉब्लम। उसके बाद आते हैं हमारे माइक्रो और मैक्रो एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। माइक्रो होते हैं स्मॉल लेवल पे, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे या एक फर्म लेवल पे जो एस्पेक्ट्स होते हैं। मैक्रो होता है मतलब कंट्री पे, कंट्री लेवल पे या पूरा इंडस्ट्री लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तो उसको मैक्रो लेवल बोलते हैं। अब अगर माइक्रो लेवल पे अगर आपको डिसीजन करना है, अगर आप एक इंडिविजुअल हो और आप प्रोडक्शन करते हो, तो आपका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपका मोटिव क्या होगा कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट करूं, जब भी तो आप इतनी मेहनत करोगे ना उस बिज़नेस में। और सेकंड होता है मैक्रो लेवल पे, मतलब जो बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो द बेसिक मोटिव फॉर द गवर्नमेंट इज़ सोशल वेलफेयर। अब सरकार ये नहीं सोचेगी कि हमारा फ़ायदा किस में हो रहा है, सरकार हमेशा ये सोचेगी कि अनटिल एंड अनलेस इट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो वो ये सोचेगी कि मेरी प्रजा का या मेरे कंट्री के पीपल का सोशल वेलफेयर कैसे होगा, तो वो उस हिसाब से अपने डिसीजंस लेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको यू हैव 2 ऑप्शंस, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। मतलब अगर आप चाहे तो ए कंपनी में काम कर सकते हो या बी कंपनी में काम कर सकते हो। अगर आप ए कंपनी में काम करोगे तो आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी मिलेगी, और अगर आप बी कंपनी में काम करोगे तो आपको 11,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। तो यूल चूज़ बी ओवर ए, ऑब्वियसली यूल चूज़ बी ओवर ए। तो आपने बी के लिए ए को छोड़ दिया, आपने 11,000 के लिए 10,000 छोड़ दिए, तो दैट 10,000 इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको एक प्रोड्यूसर की नज़र से देखें तो मतलब अगर जैसे अपॉर्चुनिटी 1 लिखा हुआ है, दैट इज़ 10 टन्स ऑफ राइस, ये कितने के हैं, 10,000 के। दूसरी अपॉर्चुनिटी है 12 टन वीट जिसका वर्थ है 12,000 रुपये।
तो अपॉर्चुनिटी 3 में आप 25 टन्स ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस कर सकते हो जिसका वर्थ है 15,000, और अपॉर्चुनिटी 4 में 5 टन्स ऑफ पीनट्स जिसका वर्थ है 20,000। अब जो बेस्ट जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वो है कि अपॉर्चुनिटी जो 4 है कि 5 टन्स ऑफ पीनट्स प्रोड्यूस करने पे आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, दैट इज़ द बेस्ट। तो आप 5 टन्स ऑफ पीनट्स के लिए ये ऊपर वाली 3 अपॉर्चुनिटीज़ को सैक्रिफाइस कर दोगे, दैट इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व होता है जो मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फार्मर है जिसके पास 1 एकर्स ऑफ लैंड है, ठीक है। अब उस फार्मर के पास 2 ऑप्शंस हैं, वो उस पर वीट भी उगा सकता है और वो उस पर राइस भी उगा सकता है, ठीक है। तो अगर वो फार्मर सोचता है कि मैं दोनों ही साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस कर लूँ तो वो उन दोनों को प्रोड्यूस करने के कॉम्बिनेशंस ढूंढने में लग जाएगा। तो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व होता है जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस शो करता है 2 गुड्स के बीच में कि वो 2 गुड्स कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर हम एक चीज़ का शेयर इंक्रीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ का शेयर डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास लैंड लिमिटेड है। अगर मैं सोचूंगी कि मैं ज़्यादा एरिया में राइस उगा दूँ तो ऑब्वियसली वीट के लिए मेरे पास जगह कम बचेगी। तो ये पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस बताता है, इलस्ट्रेट करता है, शो करता है, वो करता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक इलस्ट्रेशन इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है जिसमें 2 गुड्स हैं, एक वीट है और एक क्लॉथ है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ क्या शो करती हैं कि अगर हम 100 लाख टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस करेंगे तो मैं क्लॉथ बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस कर पाऊँगी, लेकिन अगर मैं 90 टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस करती हूँ तो मैं 1000 बेल्स ऑफ क्लॉथ यूज़ कर सकती हूँ, मतलब प्रोड्यूस कर सकती हूँ। अगर मैं 70 लाख टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस करूँगी तो मैं 2000 बेल्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकती हूँ। आप देख रहे हो ग्रेजुअली द प्रोडक्शन of wheat is declining and the production of cloth is increasing। एंड में जाते जाते हम देखते हैं कि जब मतलब वीट जब हम बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो क्लॉथ हम 4000 बेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको ही अगर हम एक डायग्राम में पुट करें, देख सकते हैं आप फिगर 1 देर, ये एक कनकेव शेप का होता है जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोल देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल देते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर भी बोलते हैं। जनरली हम इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही बोलते हैं। अब इसके 2 कॉम्बिनेशंस, ये जो बाउंड्री होती है हमारी, ये 2 सेक्शंस को शो करती है। एक होता है अटेनेबल और एक होता है नॉन अनअटेनेबल। ये जो कर्व के इनर एरिया होता है, जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है, इसको बोलते हैं अटेनेबल, और जो इसके बाहर वाला रीजन होता है ये होता है अनअटेनेबल। मतलब हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है, और हम ये मानते हैं, इसमें हम एक असम्पशन लेके चलते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। मतलब टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन नहीं आता है। तो इसके कर्व से हम बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली हम वो लेवल को अचीव नहीं कर पाएंगे, हम इस कर्व से ज़्यादा हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अब एक और कंसेप्ट है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट का। अगर हम इस कर्व के ऊपर कहीं पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब हम एफिशिएंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम एफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज का, लेकिन अगर हम इस कर्व के अंदर किसी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए हमारे फिगर 3 में जो दिख रहा है ए, ये जो है हमारा इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करता है। इस पॉइंट पे हमें ये पता चलता है कि हम प्रॉपरली अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज या फिर ग्रोथ इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। हो सकता है कि हमारी जो गवर्नमेंट हो वो कोई नई माइन ढूंढ ले, कहीं पे नई किसी चीज़ रिसोर्स को ढूंढ ले जिसको हम जिससे हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा, जो हमारा PPC होगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। आपको फिगर में दिख रहा होगा आर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्टेड फ्रॉम B to D।
ये क्या दिखाता है हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन आफ्टर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद आता है हमारा इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए टेक्नोलॉजी में, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम सेम रिसोर्सेज से हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो भी हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा वो चेंज हो जाएगा। फिगर 5 में आपको दिख रहा है जो डॉटेड लाइंस हैं, ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ये थोड़ा मैथमेटिकल सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना इफ़ यू आर न्यू टू इकोनॉमिक्स। लुक एट फिगर नंबर 6। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा के एस है, मान लो कि पहले जब हम के सी प्रोडक्शन कर रहे थे ऑफ गुड वाई, उस टाइम पे हम गुड एक्स का सी एस प्रोडक्शन कर रहे थे। उसके बाद जब हमने प्रोडक्शन ऑफ एक्स वाई कमोडिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, तो आर ई शो करता है हमारा गुड वाई का प्रोडक्शन, और हमारा ई टी शो करता है गुड एक्स का प्रोडक्शन। अब हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? बेसिकली मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम स्लोप ऑफ पीपीसी भी बोलते हैं। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे निकालते हैं हम? चेंज इन वाई कमोडिटी बाय चेंज इन एक्स कमोडिटी। मतलब ये जो सी डी है हमारा फिगर 6 में, सी डी डिवाइडेड बाय डी ई जो चेंज होगा, इसमें हमें वैल्यूज़ शो नहीं है। अगर इसमें वैल्यू शो हो, फॉर एग्जांपल अगर हम के को 5 मान ले और आर को 4, सिमिलरली एस को 4 मान ले और टी को 5, तो वील डू 5 बाय -4 दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय again, then we'll do 4 minus 5 that is -1. So the slope of PPC would be -1. ठीक है। अब हम PPC की दो प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि PPC कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है, एंड सेकंड इट स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है। सेकंड मैंने आपको क्या बताया, दैट PPC कर्व्स स्लोप्स डाउनवर्ड, क्योंकि ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ वन गुड क्या इम्प्लाई करेगा? लेसर प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड। That's, I think, enough for today. We'll continue the chapter in the next part. Bye bye. Stay healthy, keep learning, keep studying, and keep growing. If you do like the comment, please subscribe the channel, share it with your friends, and like the video as well. If you have any reviews, please let me know in the comment section. Thank you very much.